सत्र है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन फॉर लाइवलीहुड्स एंड फूड सिक्योरिटी। इस सत्र के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभी तीनों साथी हमारे आ जाए यहाँ पे, राजीव टिक्कू जी, श्रावणी सरकार और पुष्पेंद्र वैद्य कि मीडिया की किस तरह की जिम्मेदारी है और क्या हमारे सामने चुनौतियाँ और क्या हम नहीं कर रहे हैं, शायद उसको हमें समझना पड़ेगा। और वो इस सत्र में हम कैसे उस चीज़ को और अच्छी से समझ पाएँ और आगे का रास्ता सुझा पाएँ, शायद वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए। अभी हम जो संवाद कर रहे हैं, जो हमने देखा, हमने अभी किताबें भी यहाँ पे निकाली, 4 किताबों का संकलन यहाँ पे आया, 60 कहानियाँ हम लेकर आए। वो कहानियाँ किस बारे में हैं? किसानों की सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा संकट में लड़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं। और वो किस तरह की क्राइसिस है, वो जलवायु क्राइसिस तो है ही है, वो हमारे यहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, जो सरकारें कोशिश कर रही हैं कि पूरी की तरह केमिकल इंडस्ट्री वाले खेती हो, उससे भी लोग लड़ रहे हैं, उससे लड़ के लोग सक्सेस हो रहे हैं। उसकी हम अच्छी कहानियाँ कह रहे हैं, लेकिन शायद वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। तो चिंता कहाँ पे है? चिंता यहाँ है कि अगर हमने बहुत अच्छी खेती कर ली, हमने बहुत अच्छे अनाज पैदा कर लिए, हमने बहुत अच्छी सब्जियाँ पैदा कर ली, लेकिन अभी भारत सरकार अमेरिका से इम्पोर्ट को छूट देने जा रही है। तो अगर अमेरिका से बहुत सस्ता अनाज देश में आ गया तो हमारी सारी कवायद पे पानी फिर जाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो शायद ये चिंता केवल ये नहीं है कि हमारे किसान जो है वो अच्छी उपज उगाएं, चिंता उससे बड़ी है, जिस बारे में जयदीप जी ने बताया। तो उस चिंता को भी समझना, शायद वो चिंता किसान अभी नहीं समझेंगे, किसान की ज़रूरत दूसरी है, वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, उसको और बढ़ाना भी ज़रूरी है। अब अभी जो हमने किया, जो कहानियाँ हमने 60 कहानियाँ बनाई हैं, उनको शायद 60,000 करना व 6 लाख करना भी नाकाफ़ी होगा। वो 6 लाख भी हो जाएगा तो भी शायद चुनौती बनी ही रहेगी। तो उसको एक स्तर पे लड़ना और दूसरे स्तर पे इस पूरी क्राइसिस को लेके मीडिया के जरिए कैसे हम इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाएं। और इसमें दूसरी चुनौती ये है कि इस समस्या को बनाने में मेन स्ट्रीम मीडिया का भी उतना ही हाथ है, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों पे स्टोरीज करते हैं, उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो पूरी तरह से इंडस्ट्री चाहती है। तो हम शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से भी उतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो कौन ये काम करेगा? अगर हम ये संवाद कर रहे हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ ला रहे हैं, तो एक पक्ष हुआ, ये एक स्तर पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम में से हमारे पत्रकारों को दूसरे स्तर पे जाके जो लोग नीतियाँ बना रहे हैं, जिनकी वजह से ये क्राइसिस पैदा हो रही है, उनके ऊपर कैसे दबाव बने ताकि वो नई नीतियों को बनाने के पहले उस जन दबाव में आके शायद कुछ चेंज कर पाएँ, या इस तरह का दबाव बने कि आने वाले समय में उस तरह की क्राइसिस थोड़ी कम हो। वो कैसे करेंगे? शायद वो एक अलग तरह की चुनौती है। और ये हमारे 3 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि इस पे अगर ये लोग कुछ बता पाएँ तो शायद वो हम सबके लिए बहुत ही उम्मीद की किरण होगी। एक मैं बहुत ही पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दैया जी ने बताया था, तो उस समय मुझे याद आया, हम लोग खेती कर रहे हैं। 77 में मेरे पिताजी जौनपुर से मध्य प्रदेश आए थे और 5 एकड़ ज़मीन ली थी उन्होंने, और 78 से उन्होंने खेती शुरू की तो 84 तक हमने इतनी ज़बरदस्त खेती की कि पूरे ज़िले में उनका बहुत नाम हो गया। और पूरी तरह केमिकल फार्मिंग थी, खूब सब्जियां उगाते थे, सबसे ज़्यादा सब्जियां हमारे यहाँ उगती थी। हमारे यहाँ देख के आसपास के किसानों ने खेती शुरू कर दी। 84 में जब भोपाल कैश कांड हुआ और हमको मालूम चला कि जो सेमिन दवाई हम डालते हैं कीड़ों को मारने के लिए, उस सेमिन दवाई में MIC का यूज़ होता है, तो पापा ने कहा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये दवाई कभी ख़त्म नहीं होती। जब ये हम सब्जी में डालेंगे तो सब्जी से वापस नहीं जाएगी, उसको धोने से भी कुछ नहीं होता है, वो हमारे अंदर जाएगी और हमेशा अंदर रहेगी, तो हम ये खेती अब नहीं करेंगे। तो उन्होंने 84 में दिसंबर में ये कांड हुआ था और जनवरी में उन्होंने कहा कि हम इस साल से पूरी तरह से ये खेती बंद कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप एकदम से बंद करेंगे तो नुकसान होगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मत करिए। उन्होंने कहा नहीं, हम बंद करेंगे। तो उन्होंने वो खेती बंद की और हालत ये हुई कि अगले 1.5 साल में हमारे खेत में घास उगनी भी बंद हो गई थी। सब्जी खेती तो छोड़ दीजिए, घास भी नहीं उग रही थी, केचुए पूरे ख़त्म हो गए थे, एक भी चिड़िया नहीं मिल रही थी, खेत पूरी तरह से वीरान हो गया था। और हम लोगों के झगड़े शुरू हुए कि हमारे पास खाने को क्या लाएं, मतलब हम सबसे अच्छी खेती करते थे, हमारे पास खाने के लिए सब्जी भी नहीं थी। तो हमको बाजार से सब्जी खरीदनी हो तो वहाँ पे देखते थे कि ये कौन सी वाली सब्जी है, ऑर्गेनिक है कि केमिकल वाली है। तो हम लोग ढूंढते थे कि जिन सब्जियों में कीड़े लगे हों वो लेकर आएंगे, क्योंकि ये मानते थे कि कीड़े नहीं मरे हैं तो हम भी नहीं मरेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट पे खेती हम लोगों ने शुरू की। पिताजी के कुछ दोस्त थे जो बेंगलोर में उस वक्त थे, IIT में
अनूपपुर में उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था प्रदूषक कारखाने का, तो वो सारे दोस्त अलग अलग जगह चले गए थे। तो पापा ने उनसे कहा कि हम इस तरह की खेती का प्रयोग कर रहे हैं और क्राइसिस इतनी हो गई है कि हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं बचा। तो उन्होंने 6 महीने के लिए फाइनेंशियल मदद की हमारी, कि आप ये खेती कंटिन्यू करो, हम आपके खाने पीने का पैसा दे रहे हैं। तो वो जो भी 6,000 7,000 रुपये महीने आते थे, उससे हम लोग सब्जी खरीदते और काम कर रहे थे। 8 महीने के बाद धीरे धीरे खेत में घास उगनी शुरू हुई और 8 साल लग गए हमको वापस से उस फेज में आने के लिए जहाँ पे हमने छोड़ा था। 8 साल के बाद हमारी खेती नॉर्मल हुई और पहले से बेहतर हो गई। लेकिन एक जो दिक्कत ये लग रही थी कि जो खेती हम पहले कर रहे थे वो बहुत फास्ट थी, बहुत कम समय में अच्छी सब्जियां उगती थी, ज़्यादा सब्जियां उगती थी, अच्छे रेट मिलते थे। अब ये हुआ कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो हमको इसके रेट भी अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन लोकल मार्केट में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग और इनऑर्गेनिक फार्मिंग से मिले हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनके रेट में कोई अंतर नहीं होता है, वो कभी भी आपको अच्छा रेट नहीं देंगे। तो अब मुझे लगता है कि सिर्फ 2 तरह के लोग हैं जो अच्छी फसल खाते हैं, या तो बहुत अमीर हों, जो टाटा बिरला जैसे लोग हैं जो 5 स्टार के होटलों में या 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनको बहुत अच्छी फसलें खाने को मिलती हैं जो ऑर्गेनिक होती हैं, या फिर बहुत गरीब लोग जिनके खेतों में ही ये उपजता है, उनको ये ओरिजिनल फसल मिलती है। बाकी जो मिडिल क्लास है वो पूरी तरह से केमिकल वाली, पेस्टिसाइड वाली सारी फसलें खाता है और उसको कम पैसे में मिल जाता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और उसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल्स जो है वो भरे हुए हैं। अभी जहाँ भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, एक ही जवाब मिलता है कि खाना पीना सुधारो, नहीं तो इसके लिए कोई और इलाज नहीं है। तो ये अलग रही क्राइसिस है, इस पर भी शायद बात होगी। तो अब मैं इनवाइट करूँगा टिक्कू जी को कि वो यहाँ पे आएँ, और टिक्कू जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कंसल्टिंग एडिटर रहे हैं ये, अभी हैं ये सस्टेनेबिलिटी कर्मा पे, और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं। प्रिंट, डिजिटल, ऑडियो और वीडियो चारों विधाओं में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और एक अच्छा इनका एक पहल है कि जहाँ पे मीडिया नहीं पहुँचता है, जो मीडिया डार्क एरियाज़ हैं, वहाँ की खबरें बहुत ही अच्छे ढंग से वो मल्टीमीडिया फॉर्मेट में लाते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। तो शायद इस तरह के जो अनुभव हैं वो हमारे इस पूरे इशू पे बहुत काम आएंगे। हम सब लोगों का ये शायद यही एक्सपीरियंस है कि हमारे देश में मोस्टली 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन बोलते नहीं उसके बारे में। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ आवर डिस्कशन, सेंटर स्टेजिंग, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी। तो मोस्टली लोग हमारे जो जिस तबके की बात कर रहे हैं वो काम करते हैं, खेती में हो या MSMEs में हो, तो वो काफ़ी बिजी रहते हैं, उनके पास ये टाइम नहीं है बाकी चीज़ों के लिए। दिहाड़ीज मतलब है काम हो जाए। और दूसरे लोग हैं जो खाली बात करते हैं, तो वो काम नहीं करते, वो बात ही करते, और ऐसे काफ़ी लोग हैं। और काफ़ी इनकी परसेंटेज बढ़ गई है पिछले काफ़ी सालों में जब से मीडिया एक्सपैंड हुआ है। और जब से सोशल मीडिया आ गया तो वो तो खुद ही मीडिया भी बन गए हैं। तो ये कैटेगरी, और काफ़ी कम लोग हैं जो काम भी करते, बात भी करते हैं। लेकिन जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है तो या तो हमें इसके साथ चलना है या तो हम पीछे छूट जाएंगे। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि हम अपनी ढंग से जिए और दुनिया के साथ जुड़े भी रहे। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है तो इरिवर्सिबल, अच्छा है बुरा है वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन जिस डायरेक्शन में जा रही, जैसे जा रही, तो हमें इसके साथ चलना है अपनी टर्म्स पे, बट वी हैव टू फिगर दैट आउट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इश्यूज़ की। ऑफकोर्स हमें दिहाड़ी करना सबसे ज़रूरी है, हमारा काम करना ज़रूरी है, लेकिन कहीं से हमें टाइम निकालना पड़ेगा। और ये खाली इंडिविजुअल्स या स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स या MSMEs को अप्लाई नहीं करता, ये इवन आई वुड सजेस्ट कि ये NGOs को भी अप्लाई करता है जो MNC NGOs नहीं है। अगर मैं सचिन जी से ऑनेस्टली पूछूं कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट देना होता है, काम भी करना होता है और अमाउंट भी कम रखना, बजट भी कम रखना होता है, तो सबसे पहले कहाँ पे कटौती होती है? वो कम्युनिकेशन में होती है। तो ये मैं अपने निजी अनुभव से भी कह रहा हूँ, मैंने मीडिया में भी काम किया और सोशल सेक्टर में भी काम किया हुआ है और फार्मर्स के साथ भी एक्सटेंसिवली काम किया हुआ, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ भी किया हुआ। तो वो कम्युनिकेशन वाला बजट सबसे पहले जाता है, क्योंकि वो लगता है कि ये एडिशनल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसा हो गया है कि वो सबसे ज़रूरी बन गया है बिगनिंग से लेके एंड तक, और वो उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो कम्युनिकेशन खाली ये नहीं कि प्रचार करना है, ये कम्युनिकेशन
एक वाइडर सब्जेक्ट है। ये नीड असेसमेंट से शुरू हो जाता है कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, कहाँ से होता है, तो वो भी कम्युनिकेशन का ही एक साधन है। तो वहाँ पे हमें ये इश्यूज़ को लार्जली समझने की ज़रूरत है। तो मैं एक ऑफकोर्स दुनिया में इतना इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन है, सारा फॉलोअप नहीं कर सकते, बट अगर हम अपने एक नज़रिए को एक सिस्टमेटिकली देखें तो ये समझना इश्यूज़ को लार्जली बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास आज की डेट में काफ़ी टूल्स है, फ्रेमवर्क्स है, तरीके हैं। तो मैं खाली एक एग्जांपल लूँगा जो काफ़ी चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करता है, डीमिस्टिफाई करता है, और उनको फिर से आप डॉट्स के साथ जोड़ सकते हैं कि आप आगे अपने डिस्कोर्स को, अपने कथन को कैसे बढ़ा सकते हैं। SDGs के बारे में तो सबने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और जिन साथियों ने नहीं सुना है तो हमारे पास UN के कोई 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो उसमें उन लोगों ने क्या किया, वो ये 2015 के 2030 तक के हमको उनको रियलाइज़ करना है, जो मुश्किल हो रहा है। तो उस 17 गोलों में एक पॉवर्टी पे है, एक हंगर पे है, एक जेंडर पे है, एजुकेशन पे है, वाटर सैनिटेशन पे है। तो जो सारा डेवलपमेंट, जो भी दुनिया का लाइफ और प्लानट है, सबको उन लोगों ने 17 भागों में बांटा। वो मोस्टली सब कुछ कवर कर लेता है। तो अगर हम उसके नज़र से देखें, प्रिज्म से देखें, तो हमें काफ़ी चीज़ों को समझने में आसानी होगी, और फिर उनको अपने हिसाब, समझ के हिसाब से जोड़ने में आसानी होगी, और कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। तो मैं 2 एग्जांपल्स लूँगा अभी। SDG 2 जो है, SDG 1 पॉवर्टी पे है कि हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना 2030 तक, और एक इंडिया में एक इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो इंडिया के जो पिछले डाटा है, तो उस हिसाब से हमने काफ़ी तरक्की की है पॉवर्टी को कम करने की। शायद काफ़ी डिफरेंसेस लोगों के होंगे कि रेट पे होगा, परसेंटेज पे होगा, लेकिन इस पे नहीं है कि पॉवर्टी कम हुई है, ट्रेंड तो है। दूसरा हमारा SDG 2 है जो हंगर पे है, जो काफ़ी रेलिवेंट है अभी राइट नाउ। और जो हंगर वाला है, हमने काफ़ी एरियाज में तरक्की की है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी परेशानी का कारण रह चुकी है। जैसे स्टंटिंग अभी भी होता है, वेस्टिंग होता है, एनीमिया अभी है। तो ये कुछ चीज़ें मिला के काफ़ी एरियाज ऑफ कंसर्न है। अब मैं एक और SDG पे आता हूँ। SDG 5 है, वो जेंडर पे है। ये जो 17 SDGs है, इनमें इंडिया ने लार्जली तरक्की की है, दुनिया ने भी की है, लेकिन SDG 5 और 2 में सबसे कम तरक्की हुई है, काफ़ी कुछ करना बाकी है। तो अगर हम कहते हैं कि हमने पॉवर्टी को काफ़ी कम किया हुआ है, तो अगर आप इसको इस संदर्भ में देखेंगे कि जेंडर में हमने बिल्कुल तरक्की नहीं की है, तो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है डाटा पॉइंट्स में। तो उसको अगर हम देखा जाए, इसका ये मतलब है कि पुरुषों ने तरक्की की है, महिलाओं ने कम की होगी ब्रॉडली। तो अगर हम ये अंदर ऐसे लार्ज पिक्चर, हमें परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा पिक्चर है और छोटे पिक्चर को देख लीजिए आप, फिर हम डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि महिलाएं यहाँ पे कम तरक्की कर रही है पॉवर्टी को कम करने के लिए। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जैसे हमारा लाइवलीहुड की बात हो रही, तो वो SDG 8 है। अगर हम उसको देखते हैं तो उसमें भी हमने, अगर MSMEs को देखते हैं जो बैकबोन कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी की है, उसमें भी हमने तरक्की की है। तो अगर जेंडर में नहीं किया हुआ तो वो सारा पुरुष तरक्की कर रहे हैं मोस्टली, तो महिलाएं नहीं कर रही है। तो ये अगर हम ये फिगर्स मोस्टली ट्रेंड्स अपने दिमाग में देख ले, तो हमें ये अंदाज़ा आता है कि तरक्की हो रही है ओवरऑल लार्जली पुरुषों की हो रही, महिलाओं की नहीं हो रही। लेकिन ये भी एक बड़ा बिग फिगर हो जाता है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। अगर हम इसको फर्दर डिसएग्रीगेट करें, भागों में बांटे, तो हमें पता चलेगा कि जैसे हमारे कुछ भाई जमुआ से आए होंगे यहाँ पे, तो वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पॉवर्टी भी ज़्यादा है, यहाँ पे हंगर भी ज़्यादा है, यहाँ पे लाइवलीहुड भी कम है, और यहाँ पे सेक्स रेशियो भी पुरुषों के फेवर में है। तो सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको दिल्ली के किसी डिस्ट्रिक्ट से लेंगे तो शायद वहाँ के हालात बहुत अच्छे होंगे। तो ये डिसएग्रीगेट डाटा भी करना ज़रूरी है कि हम नेशनल फिगर लेके चलते हैं कि हमने तरक्की कर ली और खुश हो गए, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ पॉकेट्स में तरक्की होगी, कुछ में नहीं हुई है। सो वो पॉकेट्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं। ये खाली इंडिया की बात नहीं है। जब हमसे यूके की बात करते हैं, यूके तो हमारे हिसाब से बड़ा एडवांस कंट्री है, प्रोग्रेसिव कंट्री है, वहाँ पे शायद खाने की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज़ है। वहाँ भी जो गरीब लोग हैं वो विंटर में उनके पास गर्मी के साधन नहीं है, वहाँ भी मरते हैं लोग। अमेरिका में भी ऐसा होता है, वहाँ भी सड़क पे लोग होते हैं,
उनको भी एनर्जी पॉवर्टी है, वहाँ भी ये इश्यूज हो जाते हैं, बट उनके इश्यूज कम आते हैं। ये मीडिया का अलग, ग्लोबल मीडिया की है कि जो इंडिया में प्रॉब्लम है वो दुनिया भर की प्रॉब्लम हो जाती है, जो बाकी की है वो दिखती भी नहीं है। सो अगर ये लार्ज पिक्चर्स हमारे जहन में हो और हम इसको डिसएग्रीगेटेड भी देख ले, तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे गैप्स है, कहाँ पे लिंकेजेस है, और हम इसको कन्वे भी कर सकते हैं। अमन जी ने ये भी कहा कि अब बिग मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया शायद हमारी बात नहीं सुनेगा। मैं पूरा इत्तेफाक नहीं करूँगा। कोई मोनोलिथ इंडिया में कुछ भी नहीं है, ना कोई कम्युनिटी है, ना मीडिया है, ना कोई ऐसा कोई सेक्शन है। सबके अपने इंटरेस्ट है और सबके अलग अलग कंडीशंस है। तो मेन स्ट्रीम में आपको नेसेसरली आपको से अगर कोई पेपर का नाम लूँ मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो सबसे बड़े पेपर्स है, हिंदू है या वो, तो आपको पेपर को नहीं देखना है। जब आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है अपनी स्टोरी का, आपको क्या कम्युनिकेट करना, तो आपको इंडिविजुअल्स को देखना है। एट द एंड ऑफ द डे मीडिया इज रन बाय इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी। कुछ लोगों के इंटरेस्ट होंगे, कुछ लोग मालिक से जुड़े होंगे, कुछ लोग हम जैसे लोग भी होते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास गेटवेज होती है कि हम पर्सनल रिलेशंस बनाएं, अपना नैरेटिव जो हमें पता है कि क्या है, इसको आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई करना जो राइट गेट कीपर्स होते हैं, वो मिड लेवल पे होते हैं। बड़ा एडिटर नहीं होता है, वो लोएस्ट रैंक पे नहीं होता, वो न्यूज़ एडिटर टाइप पे होता है, फीचर एडिटर होता है, ब्यूरो चीफ होता है, और उनको हमने आइडेंटिफाई करके अपना स्टोरीज वहाँ तक पहुँचाना है। और आज की डेट में ये भी एडवांटेज है, आप मेन स्ट्रीम पे भी इतना डिपेंडेंट नहीं हो। एक ज़माने में ऑल्टरनेटिव मीडिया होता है, जहाँ से अमन जी आ रहे हैं, मैं आता हूँ, तो हमने भी उस पीरियड में काफ़ी काम किया। लेकिन आज की डेट में तो आप खुद ही मीडिया हो। अगर आपको समझ है अपने इश्यूज़ की, सोशल मीडिया तो आपके हाथ में है। व्हाट्सएप पे तो सभी लोग वीडियो सब बनाते हैं, आजकल ऑडियोज बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स इतने हैं। तो आप अगर अपनी बात को अपनी ही मीडिया से भी बोलेंगे, तो उसी को मेन स्ट्रीम मीडिया जाके पिकअप करता है। बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया जनरली मेट्रोज में बैठा रहता है, उनको ग्राउंड लेवल पे क्या होता है तभी पता चलता है जब आप लोग बताएंगे। और वो ये ढूंढते रहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मीडिया कैसा भी हो, उसको एक कहानी चाहिए, एक स्टोरी चाहिए। वो कहीं से भी आए, कोई भी दे, किसी भी इशू पे हो, वो अगर आप लोग वो उन तक पहुंचा पाए। और जो आपने कहा सक्सेस स्टोरीज की बुक है, अब ये सक्सेस स्टोरीज की बुक उन तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन अगर ये एज ए बुक पहुंचेगी तो वो शायद कुछ नहीं करेंगे। अगर आप इंडिविजुअली आप पहुंचाएंगे उन तक, तो वो जरूर देखेंगे। क्योंकि बुक क्या होता है कि काम बढ़ गया, इसको बाद में देखेंगे, अच्छा है यार, इसको बाद में देखेंगे, वो कभी होता नहीं है। तो उसको आपको छोटे छोटे कैप्सूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन करके पहुंचाना है। और वही आज का हमारा जो अटेंशन पीरियड भी है, कितने सेकंड का कुछ रोज नया डाटा आता है, 3 सेकंड 5 सेकंड का, तो बहुत कम होता है। तो वो आपके हाथ में, और लोकल लैंग्वेज में भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। दूसरा, ये खाली मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कम्युनिटी रेडियो सेक्टर है, जहाँ हमने काफ़ी काम किया हुआ। आप सब लोग शायद जानते होंगे 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पूरे देश में हैं, मीडिया डार्क प्लेसेस पे, जहाँ पे शायद एनडीटीवी या आईबीएन नहीं पहुँचता है या नहीं देखते हैं लोग। वहाँ पे ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आपके लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। तो उन तक पहुँचिए, वो कहानियाँ ढूंढते हैं, उनको स्टोरी चाहिए, उनको कंटेंट चाहिए, और उनको हाई क्वालिटी 4K कंटेंट भी नहीं चाहिए। वो आपके क्वालिटी के कंटेंट से भी काम चला लेंगे, उससे भी वो अपना काम करेंगे। तो ये एक ऑल्टरनेटिव मीडिया सेक्टर है, या कम्युनिटी मीडिया सेक्टर है, या आप जो सेल्फ मीडिया हो सकते हैं, तो उसको ज़रूर एक्सप्लोर करिए। बट बिगनिंग कहाँ पे होती है? बिगनिंग होती है कि आपको इश्यूज़ को समझना है, खुद उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है, डॉट्स को ज्वाइन करना और अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाना है।